हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 अर्थात जो आईटी एक्ट 2000 का है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में, और भी हिंदी में। ठीक है, तो बने रहेगा इन तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो बात करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के एमसीक्यू के बारे में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आईटी एक्ट में। जो हमारा पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन, उसमें है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब बनकर तैयार हुआ। ठीक है ना। तो अर्थात ये ड्राफ्ट कब हुआ था, ड्राफ्ट पूरी तरह से कब हो गया था? 12 फरवरी 2000 को, 9 जून 2000, 17 मार्च 2000 या 19 नवंबर 2000 को। तो हमारे जो आईटी एक्ट है वो बनकर कब तैयार हुआ था? इसका सही आंसर है बी नंबर, अर्थात 12 नंबर, 9 जून 2000 को बनकर तैयार हो गया था, इसमें ड्राफ्ट हुआ था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद रखिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब प्रवृत्त हुआ, अर्थात कब लागू हुआ था? 17 जून 2001, 20 जुलाई 2002, 17 अक्टूबर 2000 या 17 मई 2003। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा 17 अक्टूबर 2000 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यहाँ पर लागू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई थी? तो यहाँ पे ऑप्शन है 12 जून 2000, 2 जून 2003, 12 मार्च 2000, 10 जुलाई 2003। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, 2 जून 2003 को इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होती है। यदि आपको पता है तो यहाँ पर क्या है कि यदि कोई बिल लाया जाता है संसद में, तो वह कानून का रूप तब तक नहीं लेता है जब तक कि राष्ट्रपति के, किसके? राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर नहीं हो जाते। जब तो हस्ताक्षर हो जाएंगे तो वहाँ पर वो जो बिल है वो कानून का रूप ले लेता है, अर्थात एक्ट बन जाता है वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का विस्तार है कहाँ पर है? संपूर्ण भारत में। इस अधिनियम में था उपबंधित सिवाय किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए अपराध तथा इसके अधीन उल्लंघन आ व बा दोनों में, या जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि आ और बा दोनों होगा। ठीक है, तो यह था संपूर्ण भारत पर यह लागू है। तो और उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सभा महासभा ने इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य आदर्श विधि को अंगीकार किया है। कब किया था? 30 जनवरी 1996, 30 जनवरी 1997, 11 मार्च 1998 या 10 जून 1999। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर, अर्थात 30 जनवरी 1997 को जो संयुक्त राष्ट्र है यूएन के महासभा ने इसको क्या किया था? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक आदर्श विधि को अंगीकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किसी व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर किए गए किसी अपराध या इसके अधीन उल्लंघन को भी लागू होता है। यह कथन असत्य है, सत्य है, यह केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होता है या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है बी नंबर था, सत्य है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था 4th नंबर यहाँ पर, कि यहाँ पे क्या बताया गया कि संपूर्ण भारत पर लागू होता है, और ये अन्यथा उपबंधित सिवाय किसी व्यक्ति द्वारा यदि भारत के बाहर किए गए अपराध हैं ये इसके अधीन। ठीक है ना, इसमें जो भी काम प्रोविजन है इसमें उपबंध दिए गए उसका उल्लंघन किया जाता है तो उस पर लागू होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं व अध्याय हैं? तो जो हमारा आईटी एक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो उसमें कितने 94 सेक्शंस बताए गए हैं और 13 चैप्टर्स बताए गए हैं, अर्थात इसका ए नंबर सही होगा, आ नंबर यहाँ पे सही होगा। अध्याय 13 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 द्वारा धारा 95 से 94 विलोपित कर दी गई। ठीक है, यहाँ पे 94 सेक्शन तो हैं, लेकिन यहाँ पे 91 से 94 तक ओमिट कर दिया गया है इस सेक्शन को, लेकिन है तो सेक्शन ही ना। तो यहाँ पे कितना माना जाएगा? 94 सेक्शन और 13 चैप्टर्स यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य किस अधिनियम की कतिपय धाराओं में संशोधित करने का था? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934,
भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, भारतीय दंड संहिता 1860 या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी, अर्थात द नंबर यहाँ पे ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य किसे विधिक मान्यता देने का था? इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को, इलेक्ट्रॉनिक डाटा या संसूचना के पेपर आधारित तरीके और सूचना के संचय करने इलेक्ट्रॉनिक तरीके, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 इस अधिनियम की कौन सी अनुसूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों या संव्यवहारों पर लागू नहीं होती है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है पहली अनुसूची है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू नहीं होता है, किस में लागू नहीं होता है? न्यास पर, न्यास पर, परिक्राम लिखत चेक पर, मुख्तारनामा या उपरोक्त सभी पर। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा बी नंबर, परिक्राम लिखत अथवा चेक से भिन्न जो भी है तो वहाँ उसमें यह लागू नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया जा सकता है केंद्र सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। किसमें? प्रथम अनुसूची में। ठीक है, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 लागू होता है, किस पर लागू होता है? ऐसा दस्तावेज संव्यवहार जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में सूचित किया जाए, स्थावर संपत्ति या ऐसी संपत्ति में किसी हित के विक्रय स्थानांतरण के लिए कोई संविदा हो, या वसीयत, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कितनी अनुसूचियां हैं? 4, 5, 6 या 7? तो यहाँ पे अनुसूचियां दैट मीन्स कि जो शेड्यूल हैं वो कितने शेड्यूल यहाँ पे बताए गए हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि 4 यहाँ पे शेड्यूल बताए गए हैं। उसके बाद है सही सुमेलित कीजिए, अर्थात सही यहाँ पे बताना है। तो पहली अनुसूची भारतीय दंड संहिता के संशोधन से संबंधित, दूसरी अनुसूची साक्ष्य अधिनियम का संशोधन, तीसरी अनुसूची बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम या उपयोग सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि डी नंबर, अर्थात ये सभी सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कंप्यूटर प्रणाली अथवा कंप्यूटर नेटवर्क में उसके तर्क संगत अंकगणितीय या स्मृति फलन के संसाधनों में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करता है। तो यहाँ पे प्रवर्तक, अभिगम, प्रेषिती या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ये अभिगम। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बा नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेषिती में आता है, प्रेषिती में अंतर्गत कौन आता है? प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए आश्रित व्यक्ति, या मध्यवर्ती, या आ और बा दोनों, या इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? आ नंबर, अर्थात प्रवर्तक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्राप्त करने के लिए जो आश्रित व्यक्ति है वह प्रेषिती के अंतर्गत आता है। तो यदि आपको क्वेश्चन आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे आपको उद्देश्य बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के संबंध में भारतीय दंड संहिता, साक्ष्य अधिनियम, बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम आदि में संशोधन करना, या सरकारी अभिकरणों में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज की फाइल बनाने को सुकर बनाना, या इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को मान्यता देना, या उपयोग सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा द नंबर, अर्थात उपयोग सभी। ये सभी जो 3 बताए गए हैं आवास, हाँ, ये सभी उद्देश्य थे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में किसी अभिलेख को इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक यानी जो डिजिटल सिग्नेचर किया जाता है उसके द्वारा अधिक प्रमाणित करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई कार्य, पद्धति या प्रक्रिया अंगीकार करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? अंकीय चिन्हक लगाना, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लगाना, संचार युक्ति, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लगाना।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रमाणकर्ता प्रमाणकर्ता अधिकारी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति दी गई है। तो यह किस धारा से संबंधित है आईटी एक्ट के? तो यह संबंधित है आपका धारा 24 के अधीन। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सा नंबर। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कंप्यूटर को परिभाषित किया गया है। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है उसमें कंप्यूटर शब्द को कहाँ पर परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर आपको बताना है। इसका ऑप्शन है कि टू का में, टू गा, टू झा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है टू झा में। यहाँ पे परिभाषित किया गया है किसको? कंप्यूटर वर्ड को यहाँ पे परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में असीमित गुण प्रणाली से अभिप्रेत है क्या? सुरक्षित कुंजी युग्म प्रणाली, प्रमाणीकरण पद्धति, कंप्यूटर प्रणाली या इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा है? आ नंबर। ठीक है, यहाँ पे सुरक्षित कुंजी युग्म प्रणाली यहाँ पे किससे संबंधित है? असीमित गुण प्रणाली से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में सूचना में आता है क्या? आता है सॉफ्टवेयर, कोड, डाटा या उपयोग सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि ये सभी आते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में। सूचना के अंतर्गत क्या क्या आता है? आपका सॉफ्टवेयर भी आ जाता है, कोड भी आ जाता है और डेटा भी आ जाता है, अर्थात यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत प्रवर्तक से अभिप्रेत क्या है? तो ऐसा व्यक्ति जो इलेक्ट्रॉनिक संदेश भेजता है, ऐसा व्यक्ति जो किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश का मध्यवर्ती है, ऐसा व्यक्ति जो किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश को प्राप्त करता है या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा सी नंबर था, सा नंबर। ऐसा व्यक्ति जो किसी इलेक्ट्रॉनिक संदेश को प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? वो प्रवर्तक के अंतर्गत आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मध्यवर्ती में शामिल है कौन? साइबर कैफे, इंटरनेट सेवा प्रदाता अर्थात जो आईएसपी होता है, दूरसंचार सेवा प्रदाता या उपयोग सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि सभी यहाँ पे आएंगे, इसके अंतर्गत आ जाएंगे, मध्यवर्ती में शामिल है। चाहे आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, ठीक है ना, यहाँ पे दूरसंचार सेवा प्रदाता हो, साइबर कैफे वाले हो, कोई भी हो, यहाँ पे तीनों यहाँ पे आ जाएंगे, मध्यवर्ती में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, कुंजी युग्म की वह कुंजी जो अंकी चिन्हक अर्थात जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर रहता है ना उसको सृजित करने के लिए प्रयोग की जाती है। प्राइवेट कुंजी है, लोक कुंजी है, कुंजी युग्म है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा कि प्राइवेट कुंजी है वो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 27 नंबर, प्राइवेट कुंजी और उसकी अंक गणितीय रूप से संबंधित लोक कुंजी को जो इस प्रकार संबंधित है कि उस अंक चिन्हक को सत्यापित करती है जो प्राइवेट कुंजी द्वारा सृजित किया जाता है, यह कहलाता है क्या? कुंजी युग्म, लोक कुंजी, प्राइवेट कुंजी या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा कि कुंजी युग्म कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, कुंजी युग्म की वह कुंजी जो इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक को सत्यापित करने के लिए प्रयोग की जाती है वह अंकीय चिन्हक प्रमाण पत्र में सूचीबद्ध है कि क्या अभिप्रेत है? तो कुंजी युग्म, लोक कुंजी, प्राइवेट युग्म या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है ये कुंजी युग्म कहलाएगा। 29 क्या है? ये किसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति या प्रक्रिया द्वारा किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का आदि प्रमाणन से अभिप्रेत है क्या? संचार युक्ति, असीमित गुण प्रणाली, प्रमाणीकरण या अंकीय चिन्हक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा कि अंकीय चिन्हक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, उपग्रह सूक्ष्म तरंगे तार बेतार के उपयोग और दो या अधिक अंत संबद्ध कंप्यूटरों से मिलकर बने माध्यम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा या इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। ये हो गया आपने 30 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पे 100+ क्वेश्चन हम करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इन तक हमारे साथ।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पे है 31, कंप्यूटर संसाधन और उनमें भंडारित सूचना को अपराधिकृत पहुंच, उपयोग, प्रकटन या नाश के संरक्षण से अभिप्रेत क्या है कि नियंत्रण, कंप्यूटर प्रणाली, साइबर सुरक्षा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? साइबर सुरक्षा। अब किसी भी चीज़ को मान लीजिए कोई भी गलत उपयोग कर रहा है, ठीक है ना, उसका नाश कर रहा है, उससे संरक्षण करने को क्या बोलेंगे? साइबर सुरक्षा बोले जाएंगे, है ना। जो कंप्यूटर के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, कुछ भी उसमें स्टोरेज किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें साइबर सुरक्षा के अंतर्गत आएगी। कंप्यूटर साधन में क्या शामिल है? कंप्यूटर प्रणाली, सॉफ्टवेयर, डाटा या उपयोग सभी। आई थिंक ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर अर्थात उपयोग सभी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को प्रभावित किया जाता है? धारा 3 में, धारा 5, धारा 6 या धारा 7 में? इसका सही आंसर क्या होगा कि धारा 3 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिप्रमाणन किया जा सकता है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है 34 का, वो होगा सी नंबर अर्थात उपयोग दोनों। कोई व्यक्ति से हस्ताक्षरकर्ता को लोक कुंजी का उपयोग करके या कोई हस्ताक्षरकर्ता से अपने इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह लगा करके। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख अधिप्रमाणन प्रभावी होता है मिश्रित फलन द्वारा, असीमित गुण प्रणाली द्वारा, ये दोनों के द्वारा, ये इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सी नंबर अर्थात दोनों के द्वारा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें 36 पे। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की प्रतिधारणा करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा कौन सी है? धारा 7, धारा 6, धारा 8 या धारा 5? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि सेक्शन 7 अर्थात धारा 7। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को विधि मान्यता प्रदान करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा कौन सी है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए नंबर अर्थात धारा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकीय चिन्ह से संबंधित विधि निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? जो अंकीय चिन्ह होते हैं उससे संबंधित जो विधि निर्माण की जाती है, उसकी जो पावर है वो किसके पास है? केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार या समुचित सरकार या आ और बा दोनों के द्वारा? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि केंद्र सरकार के पास है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, अंकीय चिन्हों के विधिमान्यता का संबंध किससे है? दस्तावेजों पर हस्ताक्षर प्रमाणित करने से, सूचना पर हस्ताक्षर प्रमाणित करने से, आ व दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर कौन सा होगा? सी नंबर और आ और व दोनों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 40, सूचना प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रतिधारण का संबंध प्रावधान किस धारा में किया गया है? तो धारा 10 में, धारा 7, धारा 8 या धारा 9 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा 40 का बी नंबर सेक्शन 7, ठीक है। तो किसके बारे में बात करता है? इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रतिधारण के संबंध में यह प्रावधान करता है सेक्शन 7 में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में रखे दस्तावेजों की संपरीक्षा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में की जाती है? जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के रूप में जो दस्तावेज रखे गए हैं उसकी जो परीक्षा की जाती है, संपरीक्षा की जाती है, वो किस धारा के तहत की जाती है? धारा 7 का में, धारा 8, धारा 9 या धारा 10 में? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा धारा 7 का में, 7A के तहत यहाँ पे उसकी परीक्षा की जाती है। 42 में क्या है? इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक से संबंधित नियम बनाने में केंद्र सरकार निम्नलिखित विहित कर सकेगी। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लगाने वाली व्यक्ति की पहचान की प्रक्रिया सुनिश्चित करना, वह रीति और रूप विधान जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक लगाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक का प्रकार या उपयोग सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा डी नंबर था, उपयोग सभी। उसके बाद 43 नंबर पर है, सूचना प्रौद्योगिकी में इलेक्ट्रॉनिकी चिन्ह से संबंधित नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को, समुचित सरकार या केंद्र सरकार को? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान की गई है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन,
सूचना प्रौद्योगिकी, यह क्वेश्चन बड़ा है लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में जहाँ किसी विधि में यह उपबंध है कि कोई दस्तावेज, अभिलेख या सूचना विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रति व्यक्ति की जाए, उक्त नियम वहाँ लागू नहीं होता जहाँ। अब कहाँ पर लागू नहीं होता है? ऐसी सूचना जो किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को केवल प्रेषित या प्राप्त करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए स्वतः उत्पादित की गई थी, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख उसी रूप में विधान में जिसमें वह मूलतः उत्पादित किया गया था, प्रेषित या प्राप्त किया गया था। सी नंबर है कि उसमें अंतर्निहित सूचना इस प्रकार पहुंच योग्य बनी रहती है कि पश्चातवर्ती निर्देश के लिए उपयोग किए सके, या इनमें से कोई नहीं। तो वह नियम कहाँ पर लागू नहीं होता है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ए नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर ये सही होगा। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार किस धारा में वर्णित है? सेक्शन 11, सेक्शन 10, सेक्शन 9 या सेक्शन 8 में? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा कि सेक्शन 11 में, ठीक है ना, धारा 11 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के प्रेषण, प्राप्ति का समय तथा स्थान निश्चित करने संबंधी प्रावधान कहाँ वर्णित है? धारा 13 में, धारा 12, धारा 11 या धारा 10 में? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है धारा 13 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का किस धारा में वर्णन किया गया है? धारा 14 में, 15 में, 16 या धारा 17 में? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा धारा 14 में किया गया है। उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में सुरक्षित अंकीय चिन्ह को किस धारा में वर्णित किया गया है? धारा 18, धारा 16, धारा 15 या धारा 17 में? ये आपको बताना है, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है धारा 15 में। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 49 की, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर 49 है, ठीक है ना। यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 14 में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख समझा जाता है इसको जब ऐसा अभिलेख समय के ऐसे बिंदु के सत्यापन के समय में सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख समझा जाता है, या दूसरा जब से सुरक्षित प्रक्रिया लागू की जाती है, जब से इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह अभिलेख पर लगाया जाता है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका सही होगा, अर्थात आ नंबर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में सुरक्षा प्रक्रिया को वर्णित करने वाली धारा कौन सी है? तो सुरक्षा प्रक्रिया किस धारा में बताया गया है? धारा 16 में, धारा 17, धारा 18 या धारा 19 में? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा धारा 16 में। अब यहाँ पे 51 बात करें तो यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 14 व 15 के प्रयोजन के लिए सुरक्षा प्रक्रिया और पद्धति विहित की जा सकेगी किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, और बा दोनों के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है इस केंद्र सरकार के द्वारा। और किसके लिए? सेक्शन 14 और 15 के प्रयोजनों के लिए सुरक्षा प्रक्रिया और पद्धति किसके द्वारा विहित की जाएगी? केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे किया जाएगा। पावर किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट अर्थात केंद्र सरकार को। 52 इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह की दशा में चिन्ह सृजन डाटा से अभिप्रेत है उपयोगकर्ता की प्राइवेट कुंजी, अंकीय हस्ताक्षर, लोक कुंजी या इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? कि प्राइवेट कुंजी। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संदर्भ में यदि प्रवर्तक या प्रेषित, ये कौन होता है? इसका क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो इसके पास कारोबार का स्थान नहीं है, तो कारोबार का स्थान कहाँ समझा जाएगा? केवल प्रेषित के निवास का प्रायिक स्थान, या उनके निवास का प्रायिक स्थान, केवल प्रवर्तक के निवास का प्रायिक स्थान, या इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? बी नंबर, उनके निवास का प्रायिक स्थान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का अधिकार प्रदान किया गया है नियंत्रक को, प्रवर्तक को, राज्य सरकार या इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पे इसका सही आंसर 54 का सही आंसर क्या होगा? प्रवर्तक को अधिकार प्रदान किया गया है। 55 में है इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के संकर में यदि प्रवर्तक या प्रेषित से एक से अधिक कारोबार के स्थान हैं
तो कारोबार का स्थान क्या होगा? ऐसे कारोबार का प्रधान स्थान, प्रवर्तक का निवास स्थान, प्रेषित का निवास स्थान, या इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ऐसे कारोबार का जो मेन स्थान है, जो मुख्य स्थल है, वहाँ पर उसको माना जाएगा कारोबार का स्थान। उसके बाद है 56, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख प्रेषण उस समय होता है जब प्रवर्तक द्वारा जब अभिलेख निर्मित किया जाता है, प्रवर्तक द्वारा कंप्यूटर साधन संग्रहित किया जाता है, जब प्रेषित को प्राप्त हो जाता है, या प्रवर्तक के नियंत्रण के बाहर किसी कंप्यूटर साधन में डाला जाता है। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा कि प्रवर्तक के नियंत्रण के बाहर किसी कंप्यूटर साधन में जब डाला जाता है। ठीक है ना, द नंबर यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पर अधिकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रवर्तक को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है, ऑप्शन अभी आ जाएगा। ठीक है, तो अब और एक चीज़ और कि यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप इंस्टाग्राम आईडी है हमारी, यहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं किसी भी डाउट के लिए। ठीक है, तो आप ये आईडी यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन रहे 57 के लिए, स्वतः प्रचारित किए जाने के लिए प्रवर्तक द्वारा या उसकी ओर से कार्यक्रमित किसी सूचना प्रणाली द्वारा भेजा, या जिस व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भेजने का अधिकार दिया हो, या यदि वह स्वयं प्रवर्तक के द्वारा भेजा गया हो, या उपयोग सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा उपयोग सभी। 58 क्वेश्चन हमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में नियंत्रक द्वारा किया जाने वाला कार्य है। प्रमाणित कर्तव्य अधिकारी और उसके हस्ताक्षरकर्ताओं के बीच हितों के टकराव का समाधान करना, या प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों को लोक कुंजियों को प्रमाणित करना, या प्रमाणकर्ता अधिकारियों को क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करना, ये सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है कि डी नंबर होगा, उपयोग सभी। और यहाँ पे व्याख्या दी गई कि नियंत्रक द्वारा उप नियंत्रक की नियुक्ति नहीं की जाती है। जो नियंत्रक होता है उसको वो क्या नहीं कर सकता? उप नियंत्रक की नियुक्ति इसके द्वारा नहीं की जा सकती है। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में नियंत्रक उप नियंत्रक की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा की जाती है नियंत्रक और उप नियंत्रक की नियुक्ति? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर होगा वो होगा दोनों के द्वारा किया जा सकता है। केंद्र सरकार भी कर सकती है और राज्य सरकार भी क्या कर सकती है? नियंत्रक और उप नियंत्रक की नियुक्ति कर सकता है, अपॉइंटमेंट इनको कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के नियंत्रक और उप नियंत्रक एवं सहायक नियंत्रक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किस धारा में की जाती है? अब यहाँ पे जो नियंत्रक, उप नियंत्रक और सहायक नियंत्रक होते हैं, इनकी जो नियुक्ति की जाती है, अपॉइंट किया जाता है, इनको किस धारा में किया जाता है? यहाँ पे इसका सही आंसर है धारा 17 के तहत किया जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों को मान्यता प्रदान करता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा नियंत्रक केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, अर्थात जो नियंत्रक होता है वो केंद्र सरकार से पहले परमिशन लेगा, उसके बाद ये कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 62, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक या अंकी चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है। किसको? समुचित सरकार को, अर्थात अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, नियंत्रक को, विहित प्राधिकारी को, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा ब नंबर था, नियंत्रक को, जो कंट्रोलर होता है उसको आवेदन किया जाएगा। विदेशी प्रमाणकर्ता मान्यता एवं प्रतिसंहरण किया जाता है किसके द्वारा? नियंत्रक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि नियंत्रक के द्वारा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 21 में दी गई अनुज्ञप्ति के संबंध में सत्य कथन है। अनुज्ञप्ति अंतरणीय नहीं होती है, अनुज्ञप्ति वंशानुगत नहीं होती है, अनुज्ञप्ति ऐसे समय तक वैध होती है जैसा केंद्र सरकार विहित करे, या उपयोग सभी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर था, द नंबर। यहाँ पे सभी सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65,
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए संदाय की जाने वाली अधिक फीस कितनी है, अर्थात कितने कितने से अधिक नहीं हो सकती है। यहाँ पे ऑप्शन है 20,000 रुपये, 25,000 रुपये, 50,000 रुपये या 70,000 रुपये। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, बी नंबर अर्थात ब नंबर 25,000 रुपये से अधिक फीस नहीं है। उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए संदाय की जाने वाली अधिक फीस 5,000 रुपये, 2,000, 10,000 या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा कि 5,000 रुपये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण है, तो जैसा अनुज्ञप्ति ऐसा लाइसेंस, उसके नवीनीकरण है तो आवेदन अनुज्ञप्ति की विधि मान्यता की अवधि के अवसान से कितने अन्यून अवधि के पूर्व किए जाएंगे। तो यहाँ पे कितने दिन, 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या 75 दिन। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि 75 दिन के पूर्व पहले किए जाएंगे। जब जो खत्म होता है, अवसान होता है, उसके 75 दिन के पहले किया जाएगा आवेदन रिन्यूअल के लिए। उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 24 में अनुज्ञप्ति प्रदान या नामंजूर करने की शक्ति प्रदान की गई है नियंत्रक को, राज्य सरकार, केंद्र सरकार व और स्वाद दोनों, अर्थात राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो होगा नियंत्रक को, अर्थात कंट्रोलर को। नियंत्रण अनुज्ञप्ति का निलंबन या प्रसंहरण कर सकता है जब प्रमाणकर्ता प्राधिकारी धारा 30 के अधीन प्रक्रिया के पालन में असफल रहे, अनुज्ञप्ति की शर्तों के पालन में असफल रहा हो, या अनुज्ञप्ति या उसके नवीनीकरण के आवेदन में मिथ्या कथन किया गया हो, या उपयोग सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो है डी नंबर अर्थात उपयोग सभी। ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 70, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 25 में अनुज्ञप्ति का निलंबन कितने दिन से अधिक प्रमाणकर्ता अधिकारों को निलंबन के विरुद्ध कारण बताने का अवसर किए बिना किया जा सकता है। 50 दिन, 30 दिन, 20 दिन या 10 दिन। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा 10 दिन, अर्थात द नंबर। उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम से संबंधित नियमों का उल्लंघन होने पर अन्वेषण किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आईटी एक्ट के अधिनियम से संबंधित जो नियम है, यदि उसका उल्लंघन होता है तो वो किसके द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, नियंत्रक के द्वारा, नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, या और बात दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा, किसी और व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सा नंबर, अर्थात और बात दोनों के द्वारा किया जा सकता है, नियंत्रक और नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद है 72, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण का प्रावधान वाली धारा कौन सी है, सरेंडर करने की वाली बात, सेक्शन 37, 35, 34 या 33। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा सेक्शन 33। तो यहाँ पे जो लाइसेंस है, ठीक है, तो उसको सरेंडर करने की बात करता है सेक्शन 33, अनुज्ञप्ति के अभ्यर्पण के प्रावधान करने वाली यह धारा है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, प्रत्येक प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जिसकी अनुज्ञप्ति निलंबित कर दी गई है वह अभ्यर्पण करेगा। इसका ऑप्शन है आपका नियंत्रक को, प्रमाणन अधिकारी, नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है नियंत्रक को। उसके बाद 74 है, जहाँ कोई प्रमाणकर्ता व अधिकारी अनुज्ञप्ति का अभ्यर्पण करने में असफल रहेगा, अर्थात सरेंडर करने में असफल रहता है, वहाँ वह व्यक्ति दंडनीय होगा। कितने से दंडनीय होगा, 6 माह के कारावास एवं 10,000 रुपये तक के जुर्माने, या 6 माह के कारावास या 10,000 रुपये तक का जुर्माना, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे इस जो क्वेश्चन नंबर 74 है उसका सही आंसर क्या होगा कि वो 6 माह तक के कारावास एवं 10,000 रुपये तक के जुर्माने से वह दंडित किया जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75, इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया जाएगा किसको, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को, नियंत्रक को, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा कि प्रमाणकर्ता प्राधिकारी को यहाँ पे आवेदन किया जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी जिसके द्वारा अंकित चिन्हक प्रमाण पत्र जारी किया गया है उसके द्वारा
अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र को लंबित किया जा सकता है, अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र को प्रसंहरित किया जा सकता है, या अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र 15 दिनों से अधिक अवधि के लिए लंबित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस मामले के संबंध में सुनवाई का अवसर ना दिया जाता हो। अर्थात यदि सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता 15 दिन के अंदर, तब लंबित नहीं किया जाएगा, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? डी नंबर, अर्थात उपयोग सभी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 77। प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अपने द्वारा जारी अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र किसी स्थिति में प्रसंहरित किया जाएगा? फर्म के विघटन तक, कंपनी के परिसमापन पर, हस्ताक्षरकर्ता की मृत्यु पर, जहां हस्ताक्षरकर्ता या उसके द्वारा प्राधिकारी व्यक्ति का आशय का अनुरोध करे, या उपयोग सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है कि उपयोग सभी है, जहाँ पे तीनों जो बताए गए वो सभी सही है। उसके बाद है 78। जब प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की प्राइवेट कुंजी या सुरक्षा प्रणाली ऐसी रीत से खतरे में पड़ गई है जिससे अंकित चिन्ह प्रमाण पत्र की विश्वसनीयता तात्विक रूप से प्रभावित होती है, तब प्रमाणकर्ता प्राधिकारी अन्य चिन्ह प्रमाण पत्र को क्या कर सकता है? लंबित कर सकेगा, या किसी समय प्रसंहरित कर सकता है, या प्रसंहरित नहीं करेगा, या इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर है वो होगा ब नंबर, अर्थात किसी भी समय प्रसंहरित किया जा सकेगा। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कंप्यूटर प्रणाली, कंप्यूटर नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने के शास्ति, ठीक है, अर्थात पेनल्टी या फिर प्रतिकार अर्थात जो यहाँ पे निर्धारित किया जाता है, उसके संबंध में उपबंध कहाँ पर दिया गया है? धारा 41, 43 या धारा 42 या धारा 45 में। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा ब नंबर, अर्थात सेक्शन 43। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ब्लैक है, ठीक है ना, सॉरी इसके लिए। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 43 के अंतर्गत अधीन प्रतिकर कितना हो सकता है? 1 लाख रुपए, 50,000, 2 लाख, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा द नंबर, अर्थात इनमें से कोई भी नहीं। तो ये आपको देखना पड़ेगा 43 में, ठीक है। तो कितना हो सकता है यहाँ पे प्रतिकार, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 81। जब एक निगमित निकाय सूचित सुरक्षा पद्धति को लागू करने में लापरवाही करे और इससे किसी व्यक्ति को गलत तरीके से हानि या लाभ हो, तो ऐसा निगमित निकाय प्रभावित व्यक्ति को मुआवजे के रूप में हर्जाना अदा करने के लिए उत्तरदायी होगा। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के किस धारा के अंतर्गत यह आता है? तो यहाँ पे संशोधन करके धारा जोड़ी गई, तो कौन सी है? धारा 43A, धारा 43B, धारा 42 या धारा 43D। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा धारा 43A, ठीक है ना, 43A में। उसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में अवशिष्ट शास्ति में वर्णित रकम कितनी है? 20,000, 25,000, 30,000 या 40,000। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा 25,000। न्याय निर्णय अधिकारी उन मामलों में अपनी अधिकारिता का प्रयोग करेगा जिनमें क्षति या नुकसानी की राशि होगी। तो कितनी? 10 करोड़, 5 करोड़, 2 करोड़ या 1 करोड़। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि 5 करोड़ रुपए तक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या बात करता है कि भारत सरकार के निदेशक अंतिम पंक्ति, भारत सरकार के निदेशक की पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी या राज्य सरकार के किसी समतुल्य अधिकारी को केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा। किसके द्वारा? न्याय निर्णय अधिकारी के द्वारा, नियंत्रक के द्वारा, प्रमाणकर्ता अधिकारी, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि न्याय निर्णय अधिकारी जो होगा उसी के द्वारा यहाँ पे नियुक्त किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में नियंत्रक और प्रमाणकर्ता अधिकारी को दस्तावेज, विवरणी या रिपोर्ट भेजने में असफल रहने पर दायी शास्ति होगी। कितनी? 1,50,000, 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक, या 2.5 लाख रुपए तक। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा कि 1,50,000 रुपए तक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक शर्त क्या है?
उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश होने के योग्य हो, या उपरोक्त में से कोई भी एक। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा कि उपरोक्त में से कोई भी एक हो सकता है, या तो न्यायाधीश हो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का, या फिर सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर हो चुका हो, या फिर न्यायाधीश होने की योग्य हो। तो वहाँ पर इसको क्या किया जा सकता है कि साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन केंद्र सरकार द्वारा किसके परामर्श से किया जाएगा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों से, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों से, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों से अर्थात सुप्रीम कोर्ट के, या फिर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से, या फिर राष्ट्रपति से। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्तियों से करके किया जा सकता है। उसके बाद 88 में क्या है कि साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष या सदस्य का केंद्रीय सरकार द्वारा किसकी जांच के बाद ही हराया जा सकता है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत साइबर अपील अधिकरण के अंतर्गत अपील से संबंधित कौन सी धारा है? धारा 62, धारा 64, धारा 65 या धारा 67? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा धारा 67 में। उसके बाद 90 क्वेश्चन है, ठीक है ना। धारा 67 में साइबर अपील अधिकरण को कितने दिनों के अंदर अपील की जांच की जा सकती है? 30 दिन, 40 दिन, 45 दिन या 60 दिन? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? सा नंबर अर्थात 45 दिन। साइबर अपील अधिकरण को अपील का आदेश देता है। तो साइबर अपील अधिकरण को अपील का आदेश कौन देता है? न्याय निर्णायक अधिकारी, नियंत्रक, या दोनों, या प्रमाणकर्ता अधिकारी प्राधिकारी? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि आ और बा दोनों, अर्थात न्याय निर्णायक अधिकारी जो होता है या फिर नियंत्रक, दोनों में से कोई भी आदेश दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर अपील अधिकरण से संबंधित। तो साइबर अपील अधिकरण के आदेश या विनिश्चय की अपील के लिए कितनी अवधि के प्रावधान किया गया है? 60 दिन, 90 दिन, 45 दिन या 75 दिन? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि 60 दिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 93, साइबर अपील अधिकरण के आदेश या विनिश्चय की अपील की जा सकती है कहाँ की जा सकती है? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, दंड न्यायालय में, या इनमें से कोई नहीं? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है उच्च न्यायालय में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 63 है, सेक्शन 63 में उल्लंघन के संबंध में अपराधों का समन किया जा सकता है उच्च न्यायालय, नियंत्रक, केंद्र सरकार द्वारा, या इनमें से किसी भी नहीं, कोई नहीं कर सकता। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? नियंत्रक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95, किसी व्यक्ति द्वारा पहले किए गए अपराध के समन दिनांक से 3 वर्ष की अवधि के अंदर वही या वैसा ही उल्लंघन करने पर अपराध का समन नहीं किया जा सकता, या समन किया जा सकता है, या समन अपराध की प्रकृति पर निर्भर करता है, या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा कि समन नहीं किया जा सकता है यदि वैसा ही फिर से 3 वर्ष की अवधि के अंदर क्या किया जाए, उसी तरह का फिर से उल्लंघन किया जाए, तो यहाँ पर उस अपराध का समन नहीं किया जा सकता है। 96, जब कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर साधन कोड को का रखा जाना या अनुरक्षित किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित हो, उसे जानकर या साह से छिपाता है और नष्ट करता है, परिवर्तित करता है, या किसी अन्य से उक्त कार्य करवाता है, तब वह दंडित किया जाएगा। कितनी उसकी सजा कितने होगी? 2 लाख जुर्माने से, 3 वर्ष के कारावास, 3 वर्ष के कारावास और 2 लाख जुर्माने से, या इनमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि 2 लाख जुर्माने से और 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा। उसके बाद है 97, किसी कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क के जुर्माने से सुरक्षित सूचनाओं को अनाधिकृत तरीके से उस सिस्टम या नेटवर्क में प्रवेश करके रखे गए गोपनीय ज्ञान सामग्री को उड़ा लेना या डेटा का अनाधिकृत उपयोग करना क्या कहलाता है? हैकिंग, क्रैकिंग, वायरस, या इनमें से कोई भी नहीं? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि हैकिंग कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें क्वेश्चन नंबर 98 की। भारत के पहले साइबर सुरक्षा प्रमुख के रूप में
नियुक्त किसे का किया गया था? एक काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो भारत के पहले साइबर सुरक्षा प्रमुख थे उसमें किसे नियुक्त किया गया था? कौन थे? गुलशन राय, अभिजीत चौधरी, नवल किशोर गुप्ता, ये जेपी वर्मा। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा कि गुलशन राय, अर्थात आ नंबर यहाँ पे सही होगा। उसके बाद जब कोई व्यक्ति सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 43 में निर्दिष्ट कोई कार्य बेईमानी या कपटपूर्वक करता है तो दंडित किया जा सकता है 3 वर्ष के कारावास से 5 लाख जुर्माना या दोनों से, 3 वर्ष के कारावास या 5 लाख जुर्माना, या 3 वर्ष का कारावास या 5 लाख जुर्माना। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आ नंबर 3 लाख, सॉरी 3 वर्ष का कारावास भी हो सकता है, या 5 लाख जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों से किया जा सकता है दंडित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 सेंचुरी यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो किस धारा को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप इसको जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा को उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया गया है, तो इसका सही आंसर है 66A। ठीक है ना, जब इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया फिर भी इस सेक्शन के तहत कई केस रजिस्टर्ड हुए थे। उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66A को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन होने पर असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो अनुच्छेद 19(1) का, ठीक है, अनुच्छेद 14, ये अनुच्छेद 21, तो इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है कि अनुच्छेद 19(1) का के तहत, ठीक है ना, फ्रीडम जो बताया गया है, स्वतंत्रता बताई गई है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन वाले, तो उसका यहाँ पे उल्लंघन हो रहा था इस सेक्शन के लिए। उसके बाद है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कंप्यूटर संशोधन का प्रयोग करके प्रतिरूपण द्वारा छल करने के लिए दंड का उपबंध किस धारा में किया गया है? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा धारा 66 में, अर्थात सेक्शन 66D में यहाँ पे बताया गया। अब यहाँ पे बताइए कि आईपीसी में प्रतिरूपण द्वारा छल का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है? ठीक है, और उसका पनिशमेंट कहाँ पर बताया गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और फ्रेंड्स, यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन साइबर आतंकवाद को दंड का उपबंध करने वाली धारा कौन सी है? सेक्शन 66F, सेक्शन 66D या सेक्शन 66A, या इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा आ नंबर, अर्थात सेक्शन 66F, अर्थात 66(4). अब उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे बताया गया है, इक्का नाम की एक महिला एक कपड़े के शोरूम में चेकिंग रूम में कपड़े बदल रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे ड्रेसिंग रूम रहता है, जो कपड़े मालिक मॉल में गए, आप कपड़े ले रहे हैं, उसमें चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक महिला थी, वो कपड़े बदल के देख रही थी। उस शोरूम के कर्मचारी द्वारा का की एकांतता पर अतिक्रमण कर उसकी सहमति के बिना फोटो खींचता है, वो वीडियो बनाता है, तब सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में यह अपराध करता है? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा धारा 66 में, अर्थात जो सेक्शन 66E है उसके तहत यहाँ पे यह अपराध बनता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कोई इलेक्ट्रॉनिक रूप से ऐसी सामग्री को प्रकाशित पारित करता है अथवा करवाता है जो कामोत्तेजक है, ठीक है ना, अथवा जो कामुकता की अपील करती है, जो कि व्यक्तियों को कलुषित अथवा भ्रष्ट करने की आशा रखती है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की किस धारा में दंडनीय बनाया गया है? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा नंबर धारा 67 में। यहाँ पे क्या है, कामोत्तेजक मतलब जो आपको जो सेक्सुअल फीलिंग्स है उसको जागृत करती है, तो वो उस सारी चीज़ें, ठीक है ना, कोई बुक वगैरह हो गई तो उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में 3 वर्ष के कारावास होते हैं संज्ञेय एवं जमानती, असंज्ञेय एवं अजमानती, असंज्ञेय एवं जमानती, या इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आ नंबर संज्ञेय और जमानती होगा। यहाँ पर 3 वर्ष के कारावास वाले जो यहाँ पे उपबंध किए गए हैं। यहाँ पे बात करें
हमारा क्वेश्चन नंबर 107, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम द्वारा कंप्यूटर तंत्र में हैकिंग को परिभाषित करने वाली धारा कौन सी है? तो हैकिंग कहाँ पर परिभाषित की गई है आईटी एक्ट में? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? धारा 66 में, अर्थात जो सेक्शन 66 है उसमें हैकिंग को परिभाषित किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में समन किए जाने वाले अपराध कौन से हैं? 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध, 3 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध या उपरोक्त सभी। यहाँ पे ठीक है ना, यहाँ पे अनधिक लिखा है और नीचे अधिक लिखा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अनधिक का मतलब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो होगा कि 3 वर्ष से अनधिक के कारावास से दंडनीय अपराध, उसका समन नहीं किया जा सकता है। समन का मतलब समझौता नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है 109, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन राष्ट्रीय नोडल अभिकरण गठित किया जाता है। किसके द्वारा गठित किया जाता है? यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्र सरकार के द्वारा जो नोडल अभिकरण है वो राष्ट्रीय नोडल अभिकरण वो गठित किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन हैकिंग के लिए यहाँ पे दंड कितना है? 3 वर्ष का कारावास, 5 लाख रुपए तक जुर्माना, 2 वर्ष का कारावास, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना, या इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कि 3 वर्ष कारावास एवं 5 लाख रुपए तक का जुर्माना यदि हैकिंग करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे दंड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन सुरक्षित यानी संरक्षित तंत्र से अभिप्रेत क्या है? ऐसा तंत्र जो सभी 7 आक्रमणों का प्रतिरोधी हो, समुचित सरकार द्वारा घोषित सुरक्षित तंत्र, या मात्र राज्य सरकार द्वारा घोषित सुरक्षित तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? ये नंबर, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है कि साइबर अपराध है क्या? कि संचार युक्ति एवं कंप्यूटर का अवैधानिक तरीकों से अवैधानिक कार्यों के लिए प्रयोग करना, या महत्वपूर्ण सूचनाओं को चुराकर आर्थिक, सामाजिक, मानसिक तथा क्षतिकारित करना, या आवा दोनों, या इनमें से कोई नहीं है। तो साइबर अपराध क्या कहलाता है? इसके अंतर्गत आएगा दोनों। ठीक है ना, आपको चाहे आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शोषण या क्षतिकारित करे, ठीक है ना, या आपके कंप्यूटर को अवैधानिक रूप से उसका प्रयोग करे, उसके कार्यों को अवैधानिक कार्यों के लिए प्रयोग करे, ये सारी चीज़ें साइबर क्राइम में आती है। अब साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं किसी के पासवर्ड में छेड़छाड़ या उसे बदलना, हैकिंग करना, किसी के पासवर्ड में छेड़छाड़ करना, या साइबर कैफे या सार्वजनिक स्थलों पर कंप्यूटर के जरिए इंटरनेट पर अश्लील फोर्नोग्राफी वेबसाइट देखना, ये उपयोग सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? कि उपयोग सभी यहाँ पे आ जाएगा। अब साइबर क्राइम अपराध के प्रकारों में शामिल है साइबर गैम्बलिंग, पासवर्ड ब्रेकिंग, हैकिंग, क्रैकिंग, ये उपयोग सभी। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? उपयोग सभी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में साइबर अपराध का अन्वेषण करता है कौन? पुलिस इंस्पेक्टर, पुलिस अधीक्षक, पुलिस सब इंस्पेक्टर, या इनमें से कोई भी नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा द नंबर, इनमें से कोई भी नहीं करता। किसी बाद में उच्चतम न्यायालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 61A को असंवैधानिक घोषित किया है। तो किस बाद में ये किया है? तुकाराम बनाम बाजीराव, हरप्रीत सिंह बनाम भजनलाल, मीना गुप्ता बनाम भारत संघ, या कमलेश सिंह बनाम सुरेश कुमार। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो होगा आ नंबर, था तुकाराम वर्सेस बाजीराव। अब यहाँ पे है अश्लील पदार्थों को प्रकाशन दंडनीय है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम धारा 67 में, भारतीय दंड संहिता की धारा 293 में, आबा दोनों, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो होगा आबा दोनों में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन अन्वेषण की शक्ति है उप पुलिस अधीक्षक को, थाना प्रभारी, या उप निरीक्षक, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा? उप पुलिस अधीक्षक को यहाँ पर इसके तहत अन्वेषण करने की शक्ति प्रदान की गई है, इसकी पावर दी गई है उप पुलिस उप अधीक्षक को। ठीक है ना, तो यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।